हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम आपके कोर्स की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, और कोर्स की स्टार्टिंग जो है हम आपको भाषा से करते हैं। भाषा से, ठीक। भाषा क्या है और भाषा शब्द आया कैसे होगा, बना कैसे होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है। भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है। भाषा का अर्थ है बोलना। भाषा का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। ठीक है, तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो क्या होती है? वाक्य होती है। और वाक्य के बाद होता है उपवाक्य। ठीक है, वाक्य के बाद होता है उपवाक्य, उपवाक्य के बाद पदबंध, पदबंध के बाद पद, पद के बाद अक्षर और अक्षर के बाद ध्वनि या वर्ण। तो ध्वनि या वर्ण सबसे नीचे। अब देख रहे हो, ध्वनि या वर्ण सबसे नीचे, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होनी चाहिए? ध्वनि है। और ध्वनि ही वर्ण है, वर्ण ही ध्वनि है, ये याद रखिएगा। वर्ण ही ध्वनि है, ध्वनि ही वर्ण है। देखिए, जैसे मैंने एक शब्द लिया राम। राम एक शब्द लिया। राम शब्द में दो अक्षर हैं। राम शब्द में कितने अक्षर हैं? दो अक्षर हैं। कौन कौन से हैं? रा और म। रा और म। लेकिन राम शब्द में कहा जाए तो वर्ण कितने हैं? उसमें वर्ण 4 हैं। अक्षर 2 हैं, लेकिन वर्ण कितने हैं? 4 हैं। देखिए, ये र व्यंजन है, आज इसकी मात्रा यानी स्वर है, फिर म है, फिर अ है। 1 2 3 4, तो 4 जो है इसमें वर्ण है। कहने का मतलब हमारा ये है कि वर्ण जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब वर्ण के खंड नहीं हो सकते। हाँ, वर्ण 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, ठीक है, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो वर्ण 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, तो अब हम लोग बात जो है व्यंजनों के बारे में और स्वर के बारे में हम लोग करेंगे। ठीक, कि स्वर क्या है, ये व्यंजन क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते रहेंगे। तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अब वर्ण पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ण। वर्ण, ये वर्ण क्या है? तो जैसे मैंने आपसे कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और वर्ण का कोई अब इससे छोटा खंड नहीं होता है। फिर मैंने आपसे बताया कि वर्ण ही ध्वनि है और ध्वनि ही वर्ण है। वर्ण ही ध्वनि है और ध्वनि ही वर्ण है। ये वर्ण ध्वनि कब होती है? जैसे हम बोल रहे हैं क, तो जब हम बोल रहे हैं क तो हमारे मुख से जो आवाज़ निकल रही है क, तो ये ध्वनि है। और उसी क को जब हम लिख देंगे, तो ये वर्ण बन गया। ठीक है, तो ये वर्ण बन गया। तो वर्ण जो है ध्वनि है और ध्वनि ही वर्ण है। ठीक है, यानी वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है। और ध्वनि क्या है? वर्ण का मौखिक रूप है। ठीक है, तो वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है और ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। तो वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है और ध्वनि क्या है? वर्ण का मौखिक रूप है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वर्ण ही ध्वनि है और ध्वनि ही वर्ण है। ठीक, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछे परीक्षा में, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह वर्ण या ध्वनि होती है। ठीक है ना? अच्छा, थोड़ी सी बात हम लोग वर्णमाला की कर लेते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है? तो इसमें हम लोग कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, ठीक है,
वर्णमाला माला कहते हैं। ठीक, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक ना। इसको आप लोग ऐसे कह सकते हो, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा वर्णों के व्यवस्थित समूह, वर्ण समूह या समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। ये जो हम लिख रहे हैं वर्ड, जो हम लिख रहे हैं ये वर्ड जो है लिपियां हैं। ये वर्ड क्या है? लिपियां हैं। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं लिपियों के व्यवस्थित, लिपियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि आप जो लिखे हो क ख ग ये सब जो है ये लिपियां भी हैं। ठीक है। और अगर ये व्यवस्थित रूप से है, व्यवस्थित समूह के रूप में है, तो ये वर्णमाला है। ठीक है, ये वर्णमाला है। तो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कभी कभी डायरेक्ट यहां से भी क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। अब आइए, अब कुछ पॉइंट्स आपको हम बताते हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। वर्णमाला मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर जो है मूलतः कितने वर्ण होते हैं? 45 वर्ण होते हैं। लेकिन लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं। तो लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है। और परीक्षा में पूछा जाए कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको आंसर देना है 52। ये आप उच्चारण के आधार पर आप जो है आंसर नहीं दीजिएगा। वैसे उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 45 होते हैं। बस मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दिया हूँ कि उच्चारण के आधार पर जो है 45 होते हैं, लेकिन लेखन के आधार पर 52 होते हैं। ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट बना सकते हो, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जो हम लोग लिखने में प्रयोग करते हैं। यानी लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। लेकिन उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। अब हम लोग वर्णमाला में तो ये तो जान गए कि 52 वर्ण होते हैं, लेकिन अब 52 वर्ण हैं कौन कौन से, तो एक चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, बताते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर हम एक वर्ण तालिका बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक वर्ण तालिका बनाते हैं। वर्ण तालिका, और यहाँ लिख भी देते हैं 52 वर्ण। ठीक है। अब देखिए वर्ण तालिका हमारी, इसको हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो स्वर हो गया और व्यंजन हो गया। स्वरों को हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक, एक हो गया ह्रस्व स्वर और एक हो गया दीर्घ स्वर। और
ठीक है। स्वर जो है 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 माना जाता है। वैसे परंपरागत रूप से भी 11 ही होते हैं, लेकिन देखा जाता है कि स्वर 13 होते हैं। अब 13 और 11 में क्या क्या अंतर होता है, कैसे होता है, आगे वाले क्लास में हम आपको यह समझाते चल रहे हैं। ठीक है, तो स्वरों की संख्या 11 होती है। चलिए हम यहाँ पे +2 कर देते हैं, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है और 2 अयोग वाह होते हैं, अंग और अह। तो ये भी जो है स्वर में ही रहते हैं। ठीक है, ये भी स्वर में ही रहते हैं। तो स्वरों की संख्या क्या होती है? 11 होती है। तो पहले हम लोग इसको 11 को देखते हैं, जिसमें ह्रस्व स्वर जो है, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। अब ह्रस्व स्वर है कौन कौन से? तो देखिए, अ है, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर में देख लीजिएगा, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो हैं ये आपके दीर्घ स्वर कहलाएंगे। तो स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 होती है। ठीक है, और परीक्षा में देता है तो आप 11 ही मारिएगा। ठीक है, और इसमें स्वर को अगर हम बांटें तो स्वर के 2 भाग हो जाते हैं, एक ह्रस्व हो जाता है और एक दीर्घ। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और अ होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? आइए, इसके बाद हम थोड़ा व्यंजनों की बात करते हैं। व्यंजनों की बात करते हैं। तो व्यंजन में सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। फिर आएगा ऊष्म वर्ण। या ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। अब स्पर्श व्यंजन 25 कौन होते हैं वो देखते हैं। तो इनको हम लोग 5 वर्गों में बांटते हैं। क वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग च वर्ग में। च, छ, ज, झ, ञ। फिर आ जाते हैं हम लोग ट वर्ग में। ट, ठ, ड, ढ, अड़। फिर आ जाते हैं हम लोग त वर्ग में। त, थ, द, ध, न। और फिर आ जाते हैं हम लोग प वर्ग में। प, फ, ब, भ, म। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन देखिए, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, टोटल 25 होते हैं, 25। और स्पर्श व्यंजन को हम लोग 5 वर्गों में बांटते हैं। 5 वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, 5 वर्गों में बांटते हैं। तो स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बांटते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। य, र, ल, व। ये 4 जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से? श, 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 ह। ठीक है, ये 4 होते हैं। ठीक, तो अब अगर हम देखें 25 और 4, 29, 29 और 4, 33। तो व्यंजन कितने हो गए? 33। स्वर कितने हो गए? 11। 11 और अगर 33 हम जोड़ते हैं, 11 और 33 अगर हम जोड़ते हैं तो कितने निकल कर आते हैं? 44। ठीक है, 44।
तो आपके मन में एक बात उत्पन्न हो रही होगी कि सर जी आपने तो 52 वर्ण बताए हैं और ये 44 ही वर्ण हो रहे हैं, बाकी और कहाँ हैं? तो देखो, अब हम लोग थोड़ा सा डीपली जाते हैं। स्वर में 2 अयोग वाह होते हैं। अयोग वाह होते हैं। कौन कौन से? अंग और अ, ये 2 अयोग वाह हैं। तो जब 2 ये अयोग वाह हो जाएंगे तो इनको स्थान दिया जाता है स्वर में, इनको व्यंजन में नहीं रखा जाता है। अब क्यों नहीं रखा जाता है, क्यों स्वर में स्थान दिया जाता है और ये स्वर में गिने रखे तो जाते हैं लेकिन गिने क्यों नहीं जाते हैं, ये आगे वाले क्लास में हम आपको बताते रहेंगे। तो अभी फिलहाल जानिए कि जैसे मैंने आपको बताया हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो सर जी आप बताए 11 और 33 मिलाकर 44 वर्ण हो गए। आपने इसके पहले कहा कि हिंदी में लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, तो वो 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी मैंने दिखाया कि 2 अयोग वाह होते हैं। 2 अयोग वाह यहीं पर आएंगे, ठीक है। तो 2 ये हो गए। अच्छा 44 और 2 46 हो गए, ठीक। अब हम और देखते हैं और कौन कौन से व्यंजन हैं। तो देखो, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और एक आएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। वो कौन कौन से? वो देख लीजिए। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ये होता है आपका छत्री छ जिसे हम लोग बोलते हैं, इसके बाद त्र हो गया, उसके बाद ज्ञ हो गया और उसके बाद स्व हो गया। इसका निर्माण जो है, छत्री छ का निर्माण जो है क और स से होता है। इसका निर्माण त और र से होता है, ठीक है। इसका निर्माण ज और य से होता है। और इसका निर्माण श और र से होता है। श और र से होता है। श और र से होता है, ठीक है। स और र से होता है। तो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। अगर नहीं भी दिखाई दे रहे होंगे तो एक बार हम थोड़ा सा और ऊपर इसको लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। हो सकता है कि नीचे कट रहा हो, ठीक है। तो एक बार हम फिर से इसको बता देते हैं। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। छत्री छ, त्र, ज्ञ और श। और ये जो बनता है वो क और स के मेल से बनता है, मूर्धन्य श होगा इसमें। ये जो बनता है त और र के मेल से बनता है। ये जो बनता है ज और इ के रस, ज और इ के मेल से बनता है। और ये बनता है श और र के मेल से, ठीक है। तो इस तरह से 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 4। और क्या है? तो देखिए 2 उच्छिप्त व्यंजन भी हैं। उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, जिसे आप उच्छिप्त व्यंजन भी कहेंगे, ठीक। वे कौन कौन से हैं? तो वे हैं ड और ढ, ड और ढ। तो द्विगुण व्यंजन कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। द्विगुण व्यंजन 2 हो गए। द्विगुण व्यंजन 2 हो गए। अब अगर हम लोग गिने तो ये द्विगुण व्यंजन 2, ठीक। ये द्विगुण व्यंजन 2 हो जाएंगे, हाँ। और 4 जो है संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। तो 4 संयुक्त व्यंजन और 2 ये 6 हो गए। तो 6 इसमें बढ़ गए और 2 यहाँ बढ़ गया। तो 6 2 8, 8 बढ़ गए। तो 44 और 8 अगर जोड़ देते हैं तो 52 हो जाते हैं। 44 8 जोड़ देते हैं तो 52। अगर अब देखते हैं तो कुल स्वर कितने हो जाते हैं? तो कुल स्वर जो होते हैं 11 + 2 अर्थात 13 हो रहे हैं। और कुल व्यंजन कितने हो जा रहे हैं? तो कुल व्यंजन हो जा रहे हैं 33, जो मैंने आपको पहले बताया था, +4 संयुक्त और 2 द्विगुण। तो ये 4 2 6,
6 3 9 और ये 3। ठीक, तो कुल स्वर 13 और कुल व्यंजन 39। अब इनको जोड़कर कितना आता है? 52, 52 आता, 52 आता। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इस तरह से वर्ण तालिका में हम देखते हैं टोटल 52 वर्ण यानी 52 वर्ण होते हैं। ठीक, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक, लेकिन अगर हम कुल स्वरों की संख्या पूछें या कोई पूछे तो कुल स्वर जो होते हैं वह 13 होते हैं और कुल व्यंजन जो होते हैं वह 39 होते हैं। कैसे होते हैं आपने इस चार्ट के माध्यम से समझा होगा। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम अलग अलग इनको पढ़ाएंगे। क्या अलग अलग? यानी स्वर को अलग पढ़ाएंगे और व्यंजन को अलग पढ़ाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले स्वर। ठीक है, स्वर स्टार्ट कर रहे हैं, स्वर से हम लोग चलें। आइए स्वर के बारे में देखते हैं। स्वर की परिभाषा क्या है? स्वर की परिभाषा लिख लीजिएगा। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, उसकी अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उच्चारित होते हैं। ठीक है, अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है स्वर कहलाते हैं। अर्थात वे वर्ण जिनको उच्चारण करने में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स बहुत क्लियर करना जरूरी है क्योंकि परीक्षा में अगर आप नहीं क्लियर करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। सीधा सीधा हम लिख रहे हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। एकदम स्पष्ट सुन लीजिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। जब भी पूछेगा हिंदी वर्णमाला के बारे में पूछेगा तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ठीक, अब वो 11 स्वर कौन कौन से हैं वो आपको बता रहे हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है यही है, यही 10 स्वर है, अरे 11 स्वर, सॉरी, यही 11 स्वर है। हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, एकदम ऐसा ही प्रश्न आपको बनाकर देगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और अ। अब अगर पूछे परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 है।
अब वो 13 कैसे हो जाते हैं, जैसे अब इसमें क्या होगा, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, ये 11 तो होंगे, साथ ही साथ अंग और अह ये 2 बढ़ जाएंगे, ये 2 अवयव बढ़ जाते हैं। तो परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है, 13 माने जाती है। ठीक, या अगर ऐसे भी कह दे, हिंदी में कुल स्वर, हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं, तो हम कहेंगे हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 13 है। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 13 है। तो यही 13 आपको कहने होते हैं। अगर कुल पूछे, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 13, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11, और ऐसे भी कह दे कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला लिखा रहे, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, तो आप कहेंगे 11 है। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहां पर देखिएगा, इतना तो हम जान गए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 और हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 13, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण की दृष्टि से स्वर 13 होते हैं, अरे सॉरी 10 होते हैं, स्वर 10 होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से जो स्वर होते हैं वह 10 होते हैं। अब ये 10 कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या नहीं रहेगा, अ रहेगा, आ रहेगा, ई रहेगा, बड़ी ई रहेगा, ऊ रहेगा, बड़ा ऊ रहेगा, लेकिन री नहीं रहेगा, ए रहेगा, ऐ रहेगा, ओ रहेगा, और रहेगा। ठीक, तो कितना हो रहा है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10 होती है। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10 मानी गई है। क्लियर हुआ? तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वे 11 होते हैं। इन 11 में जो है 4 ह्रस्व होते हैं और 7 जो है दीर्घ होते हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर कैसे होंगे। ठीक है, स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए आप एक हेडिंग दीजिए। ठीक है, स्वरों का उच्चारण, वर्गीकरण कर दीजिए। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हम पहले यहां पर लिख देते हैं स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर, ऐसे आप लिख सकते हो, या उच्चारण काल के आधार पर, बस इतना लिख दो, उच्चारण काल के आधार पर। ये पहला है। तो अब हम लोग सीखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण में देखेंगे कि स्वर को हम कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर जो है स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है पुल्प्त स्वर।
प्लुप्त स्वर, ठीक है, प्लुप्त स्वर। अब ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर क्या है? तो देखिए, जिन स्वरों को उच्चारण करने में, जिन स्वरों को उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा काल का समय लगता हो, यानी पलक झपकाने भर का समय लगता हो, वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो, वे ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। ठीक, जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। उसमें आपको मिल जाएगा, आपको 4 मिलेंगे, अ, ई, उ, अ, ई, उ और री। ठीक है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा अधिक समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा अधिक समय लगता है, माने ह्रस्व स्वर थोड़ा ज़्यादा लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक, इसमें 7 होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 7 होते हैं, और यहाँ पे 4 होते हैं। ठीक, तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो है दीर्घ स्वर है। और प्लुप्त स्वर क्या है? प्लुप्त स्वर क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण काल दीर्घ से भी अधिक होता है, खूब लंबा टानते हैं, वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे हम कहें किसी को बुलाने के लिए कि राम, लंबा टान रहे हैं, या कोई हम बोलते हैं जैसे ओम, तो ये प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जब हम स्वरों को लंबा टानते हैं तो प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। ठीक, लाइट बंद कर दो। तो ये प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि प्लुप्त स्वर में हम किन किन को रख सकते हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा सर। प्लुप्त स्वर में हम किन किन को रख पाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। प्लुप्त स्वर जहां भी होंगे उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। प्लुप्त स्वर जहां भी होंगे उसको हम लोग 3 से डिनोट करेंगे। प्लुप्त स्वर जहां भी होंगे उनको हम लोग 3 से डिनोट करेंगे। जैसे में लिखा है, ओम लिख देते हैं। ठीक, अब हम जान गए कि ओ के यहाँ जो है, ओ के यहाँ जो है वह प्लुप्त स्वर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ओ के यहाँ जो है क्या हुआ है? प्लुप्त स्वर का प्रयोग हुआ है। तो ये प्लुप्त स्वर है। कहीं कहीं आप देखेंगे प्लुप्त स्वर को ये ऐसा न लिखकर ऐसे ही लिख दिया होगा, 3 ठो अवग्रह बना दिया होगा, तब लिखा होगा। ये भी आने से आप जान जाइएगा कि प्लुप्त स्वर का प्रयोग हुआ। ठीक है, प्लुप्त स्वर का प्रयोग होगा, 3 अवग्रह बनाया होगा, या ऐसे लिखा होगा 3, हिंदी का 3 जैसे बनाते हैं वैसे बनाया है। ठीक है, अगर ये लिखा होगा तो प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर जो है वह दीर्घ स्वर से भी अधिक समय काल का होता है। दीर्घ से भी अधिक समय काल का होता है प्लुप्त स्वर। और प्लुप्त स्वर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? किसी को पुकारने में, किसी को कहीं संवाद में या नाटक में हम प्लुप्त स्वरों को जो है प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने हो गए? उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिनमें बहुत कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर हैं, जैसे अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, आ, ई, उ, ए, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ह्रस्व स्वर जो है 4 होते हैं और दीर्घ स्वर जो है 7 होते हैं। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वरों की संख्या जो है नहीं होती है। हाँ, प्लुप्त स्वर कहते किसको हैं? जहां हम किसी शब्द को, किसी स्वर को हम लंबा खींचते हैं, जब हम किसी स्वर को लंबा खींचते हैं तो वह प्लुप्त स्वर होते हैं। ठीक, अब प्लुप्त स्वर कैसे पहचानते हैं? हिंदी के 3 से। हिंदी के 3 से हम पहचान जाएंगे कि यहाँ प्लुप्त स्वर लगा हुआ है। जैसे ओम में ये लगा हुआ है। ठीक, वैसे अगर हम लिखें जैसे राम, ठीक, तो यहाँ पे राम ये प्लुप्त स्वर के अंतर्गत चला गया। तो उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं दूसरा देखते हैं हम लोग।
जीव के भाग के आधार पर, जीव के भाग के आधार पर, जीव के भाग के आधार पर, तो जीव के भाग के आधार पर भी स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया अग्र स्वर, एक हो गया मध्य स्वर, और एक हो गया पक्ष स्वर। अब अग्र स्वर क्या है? अग्र स्वर क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है, अगले भाग से, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है उन्हें हम लोग अग्र स्वर कहेंगे। ठीक, थोड़ा हम एक डायग्राम बना देते हैं। ये देखिए, जीभ के अगले भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें हम लोग अग्र स्वर कहेंगे। मान लीजिए जीभ है, तो जीभ के अगले हिस्से से, जीभ के अगले हिस्से से जिन स्वरों का उच्चारण होगा वे अग्र स्वर कहलाते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से होते हैं? ई। अब ई करने का मतलब बड़ी ई और छोटी ई दोनों आ जाएगा। ए, आए, री। ठीक है, तो ये जो है अग्र स्वर है। मध्य स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से, बीच वाले भाग से, मध्य भाग से होता है उन्हें हम लोग मध्य स्वर कहते हैं। ठीक, मध्य स्वर। ठीक है, यहां से ये मध्य स्वर है। अब मध्य स्वर में कौन कौन से आ सकते हैं? तो मध्य स्वर में अ आता है, सिर्फ अ आता है, ये मध्य स्वर है। और बात करते हैं हम लोग पक्ष स्वर की। पक्ष स्वर ये जीभ का पिछला हिस्सा है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पिछले हिस्से से, जीभ के पिछले वाले भाग से होता है वह पक्ष स्वर कहलाते हैं। और इसमें क्या क्या आएगा आपका? आ, उ, छोटा उ बड़ा उ दोनों, ओ, ओ। ठीक, ओ, ओ, हाँ, और ये भी आ जाएगा आगा स्वर वाला भी। तो ये पक्ष स्वर होते हैं। ठीक, तो जीभ के भाग के आधार पर स्वर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो जीभ के आधार के आधार पर, भाग के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर हम जो है स्वर को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पक्ष स्वर। अग्र स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है वे अग्र स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, ए, ऐ, री। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। और जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पिछले भाग से होता है उन्हें पक्ष स्वर कहते हैं, आ, उ, ओ, औ। ठीक है, तो ये पक्ष स्वर होते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, और देखिए, और थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जीभ पेशियों के तनाव के आधार पर, जीभ पेशियों के तनाव के आधार पर, जीभ पेशियों के तनाव के आधार पर, तो जीभ पेशियों के तनाव के आधार पर स्वर जो है 2 भागों में बढ़ते हैं। कौन? स्थिर और कठोर। कठोर, ठीक है। अब जो स्थिर होते हैं वो क्या होते हैं? देखिएगा, अ, ई, उ, अ, ई, उ। और जो कठोर होते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा उ। तो जीभ की पेशियों के तनाव के आधार पर स्वर जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक स्थिर
स्थिल और एक कठोर। स्थिल में कौन कौन आ जाएगा? अ ई उ, और कठोर में कौन कौन आ जाएगा? आ ई उ। ठीक है, आगे देखते हैं। जीव के उठने के आधार पर, जीव के उठने, ठीक है, जीव के उठने के आधार पर जीव के उठने के आधार पर, तो देखियो जीव के उठने के आधार पर जो है स्वर हम 4 प्रकार से जानते हैं। कौन कौन से? वो देखिए, स्वर 4 प्रकार से हो जाएंगे। वो एक हो जाएगा संवृत, दूसरा हो जाएगा अर्ध संवृत, तीसरा हो जाएगा विवृत, और चौथा हो जाएगा अर्ध विवृत। तो जीव के उठने के आधार पर, जीव के उठने के आधार पर स्वर जो होते हैं वह 4 प्रकार से होते हैं। अब समृद्ध में क्या क्या आएगा वो लिख लीजिए। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध में क्या क्या आ जाएगा? तो अर्ध समृद्ध में आएगा ए, ओ। विवृत में क्या क्या आ जाएगा? विवृत में आएगा आ, और अर्ध विवृत में क्या क्या आएगा? तो अर्ध विवृत में आएगा अ, ए, औ। ठीक, ये आ जाएगा अर्ध विवृत। तो समृद्ध में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध में ए, ओ। विवृत में आ, अर्ध विवृत में अ, ए, औ। ठीक, ये आ जाएंगे। इनको आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो अब तक हमने कितने प्रकार के बता दिया? उच्चारण के आधार पर, जीव के भाग के आधार पर 2, जीव की पेशियों के आधार पर 3, और उठने के आधार पर 4। 4 तरह से मैंने आपको ये वर्गीकरण कर दिया है स्वर का। अब देखते हैं आगे। देखिए कहीं कहीं एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो मैंने कहा जीव के उठने के आधार पर, तो कहीं कहीं आपको लिखने को मिलेगा, मतलब किताबों में या ऐसे भी देखने को मिलेगा प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर भी जो है स्वर 4 प्रकार के होते हैं। वही चीज़ है जो मैंने आपसे कहा जीव के उठने के आधार पर। ठीक है ना, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब एक इसमें देखते हैं हम लोग ओठ, ओष्ठ, यानी होठ की स्थिति के अनुसार, की स्थिति के आधार पर, ओठ की स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर जो है, ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखिए आप। आवृतमुखी, आवृतमुखी स्वर, जैसे आप अवतुल, अवर्तुल स्वर भी कहेंगे। ठीक है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो है पूरा गोल नहीं होता है, पूरा गोल नहीं होता है। ठीक, ये मुख जो है पूरा गोल नहीं होगा, थोड़ा गोल होगा। ठीक, वे हो गया जो है आवृत मुखी। ठीक, तो जिन स्वरों को बोलते हुए मुख का जो ओठ होता है, ओठ पूरा गोल नहीं हो पाता है, ठीक, वो आवृत मुखी में आएगा। जैसे में अ,
उदाहरण में लिख लीजिएगा अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, ऐ। इन्हें हम लोग आवृत मुखी स्वर कहेंगे। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? आवृत मुखी स्वर। और दूसरा होता है वृत्त मुखी स्वर। वृत्त मुखी स्वर, जिसे हम लोग वर्तुल भी करते हैं। ये अवर्तुल, ये वर्तुल स्वर, जिसे हम लोग वर्तुल स्वर भी करते हैं। इसमें ओठ जो है वो पूरा गोल होता है, ओठ जो है वो गोल होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे स्वर? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ ओ। ठीक, इसमें आ जाएंगे 4, वर्तुल में आ जाएंगे 4, जैसे ओ, ठीक, ओ, ऊ। ओठ जो है गोल हो रहे हैं। ठीक, ओठ अगर गोल हो रहे हैं तो समझ जाइए कि वहां वर्तुल है, और अगर गोल नहीं हुआ है तो अवर्तुल है। अच्छा, किसी किसी विद्वानों ने एक मत है कि अर्ध वृत्त मुखी भी होते हैं। ठीक, कुछ कुछ लोगों ने मान लिया है अर्धवृत्त मुखी। तो जब अर्धवृत्त मुखी आएगा तो बस आप ये इतना जानिएगा, जो यहाँ आ है वही यहाँ चला आएगा आ। ठीक, अगर वर्गीकरण करेंगे तो अगर अर्धवृत्त मुखी पूछा तो आ है, अर्धवृत्त मुखी पूछेगा तो क्या है? आ है। ठीक, वैसे वृत्त मुखी में क्या क्या है? उ, ओ, औ। और अवृत्त मुखी में क्या है? अ, आ, ई, री, ए, ऐ। ये जो है आपके अर्धवृत्त मुखी में। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला एक और देख लेते हैं जरा सा। हवा के नाक व मुख के निकलने के आधार पर, हवा के नाक एवं मुख एवं मुंह के निकलने के आधार पर, मुख से निकलने के आधार पर, मुख से निकलने के आधार पर ठीक है, हवा के नाक एवं मुख से, हवा के नाक व मुख से निकलने पर जो हवा जो हम बोल रहे हैं, जो ध्वनियाँ बोल रहे हैं, वो ध्वनियाँ बोलते समय जब हवा कहाँ से निकल रही, नाक से निकल रही है, मुख से निकल रही है, उसके आधार पर। तो उसके आधार पर ये दो तरह से होते हैं। एक होता है पहला निरुनासिक, निरुनुनासिक, या आप कहेंगे मौखिक स्वर। निरुनासिक या मौखिक स्वर। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख से निकलती हो, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख से निकलती हो, सिर्फ मुख से निकलती हो, वह मौखिक स्वर या निरुनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा? अ, आ, ई। ठीक है, छोटी अ, आ, ई। तो निरुनासिक या मौखिक स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख से निकलती हो, वह मौखिक स्वर या निरुनुनासिक स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई। और दूसरा होता है इसमें अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। अब ये अनुनासिक स्वर क्या होता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती हो, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती हो, वे जो है अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इसमें
जैसे में लिख लीजिएगा अ, ऊपर चंद्र बिंदु रहेगा, आ, ई, ठीक। तो जब हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकले वे है अनुनासिक स्वर, और जब हवा सिर्फ मुख से निकले वे है निरुनुनासिक स्वर। क्लियर हुआ? ठीक। तो स्वरों का जो उच्चारण होता है क्या होता है मैंने ये आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे आगत स्वर का। ये आगत स्वर क्या है? देखिए, जहां अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण हिंदी में किया जाए, ठीक है, जहां अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण हिंदी में किया जाता है वहां आ की जो मात्रा आती है उसके ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगता है। उसके ऊपर क्या लगता है? अर्धचंद्र बिंदु, ठीक। और हम लोग जो है उसे आगत स्वर के नाम से जानते हैं। यानी जब हम किसी अंग्रेजी शब्द को उसी रूप में हिंदी में अनुवाद कर देते हैं, मतलब अनुवाद नहीं, उच्चारित कर देते हैं, हिंदी में उच्चारित कर देते हैं। जब हम किसी अंग्रेजी शब्द को हिंदी में उच्चारित कर देते हैं तो वह आगत स्वर के अंतर्गत आ जाता है। जैसे डॉक्टर, जैसे हमने कहा कि है डॉक्टर, कॉलेज, ठीक। तो ये जो लग गया अर्धचंद्र बिंदु के आधार पर, ये हो गए आगत स्वर, ठीक है। और तो ये हमने अभी पढ़ा कि स्वरों का जो है उच्चारण स्थान क्या होता है, स्वर क्या होते हैं, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण क्या है, स्वर क्या है, स्वरों का वर्गीकरण क्या है। अब एक पॉइंट इसमें और छूटा है, स्वरों का उच्चारण स्थान, उसको लिख लीजिएगा। स्वरों का उच्चारण स्थान, ठीक है। कंठ, कंठ से क्या क्या बोले जाते हैं? अ, आ। फिर आ जाते हैं तालु, तालव्य, तालव्य से ई, तीसरा मूर्धा या मूर्धन्य, मूर्धन्य, इससे हो गया री, री, फिर ओष्ठ या होठ, ए हो गया आपका ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों, फिर कंठ तालु, जिसे हम लोग कंठ तालव्य कहेंगे, कंठ तालव्य से ए आए, और उसके बाद कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, जिसे हम लोग कंठोष्ठ पे बोलेंगे। कंठोष्ठ में ओ, औ, ओ, औ। तो ये जो 11 स्वर हैं, 11 स्वरों का उच्चारण स्थान है। सबसे पहले हमारा आता है कंठ, तो कंठ में अ, आ, कंठ के ऊपर तालु, तालु जो होता है वह जो ऊपर वाला जीभ के ऊपर वाला भाग है उसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है, पीछे वाला हिस्सा, तालु जो है जीभ के ऊपर वाला भाग का पीछे वाला हिस्सा। तो तालु के बाद कंठ के बाद तालु, तालु में ई। अब फिर जो है वह आगे की तरफ जो होता है भाग, ऊपर ही आगे की जो तरफ भाग होता है वह मूर्धा कहलाता है। मूर्धा में आता है री, जब री बोलेंगे तो ऊपर जो है जीभ लड़ती होगी, री, ठीक है। फिर आते हैं ओष्ठ, ओष्ठ,
ओष्ठ से हम लोग बोलते हैं कौन सा स्वर, उ उ, ठीक है, उ उ। और कंठ और तालु दोनों को मिलाकर होता है ए ऐ, और कंठ और ओष्ठ इन दोनों को मिलाकर होता है ओ औ। इस तरह से जो है 11 स्वरों का वर्गीकरण कर दिया गया है, मतलब उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। और बाकी मैंने आपको बताया कि स्वरों का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया जाता है, ठीक है। उच्चारण के स्थान पर 3 होते हैं, उच्चारण के काल के आधार पर 3 होते हैं, या मात्रा काल के आधार पर 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और पुल्त। फिर मैंने आपसे बताया कि जो है जीभ के भाग के आधार पर, तो जीभ के भाग के आधार पर 3 होते हैं, अग्र, मध्य और पक्ष। फिर जीभ के पेशियों के तनाव के आधार पर, तो जीभ के पेशियों के तनाव के आधार पर 2 होते हैं, एक स्थिर और एक कठोर। फिर मैंने आपको बताया जीभ के उठने के आधार पर, तो जीभ के उठने के आधार पर 4 होते हैं, संवृत, संवृत, विवृत और जो है अर्ध विवृत, ठीक है, ये होते हैं। और ओष्ठ के स्थिति के आधार पर, तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पर भी 2 होते हैं, एक होता है अर्ध विवृत और एक होता है अर्धवृत्तमुखी और एक होता है वृत्तमुखी, ठीक है। फिर हमने आपसे बताया कि हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर, तो वह भी 2 होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है अनुनासिक, ठीक। आगत स्वर क्या होता है ये मैंने आपको बताया, और स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ ये मैंने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है इस बारे में अपने दोस्तों मित्रों को बताइए, शेयर करिए वीडियो को। और जो है आप हमारे इस ऐप पर बाकी सब सब्जेक्टों के भी जो है सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं, बहुत किफ़ायती जो है शुल्क में उपलब्ध होगा आपको। और उसके बाद यूट्यूब पर से भी आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल जो है दिशा अकेडमी के नाम से है, वहाँ भी आप जुड़े रहिएगा। और जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं वे उनके लिए मैं बता दूं कि यूट्यूब पर भी जो है ये वीडियो डेमो के रूप में उपलब्ध है, आप 1-2 वीडियो आप हमारा डेमो के रूप में वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।